सोना इस साल लगातार गिरता जा रहा है और हर गिरावट पर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि भाव गिरने पर बढ़ रही है सोने की मांग। इस साल के पहले 5 महीने में करीब 520 टन सोने का इंपोर्ट हो चुका है और इंपोर्ट के ये आंकड़े सरकार को परेशान कर रहे हैं। आरबीआई ने एक बार फिर सोने पर सख्ती दिखाई है। सोने में नरमी को देखते हुए लगता है कि गिरावट अभी जारी रहेगी। तो सोने पे इस समय जो गिरावट आई है उसको हमारे देश के ज्यादातर ग्राहक खरीदारी का मौका समझ रहे हैं। यही वजह है कि मांग बढ़ी है और इंपोर्ट भी बढ़ा है। क्या यह फैसला आपके लिए सही होगा कि इस समय सोने में खरीदारी करें? सरकार जो कदम उठा रही है उसका किस हद तक फायदा दरअसल होगा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के एमडी सोमासुंदरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए और साथ ही साथ मुंबई के जाने माने ज्वेलर वामन हरिपेठे के पार्टनर आशीष आरपेठे और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने जो आवाज के दर्शकों के लिए एक जाना माना चेहरा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आशीष जी के साथ। आशीष, क्या बढ़ती हुई मांग वाकई देख रहे हैं इस गिरावट के दौर में? पिछले कुछ महीनों के दौरान रिटेल लेवल पर लोगों को लग रहा है कि 32-33 हज़ार वाला सोना अगर 26-27 हज़ार का हो गया तो बहुत अच्छा मौका है और ज़्यादा खरीदारी करें। कस्टमर का बिहेवियर एक अलग तरह का होता है। कस्टमर के दिमाग में एक सोने की कीमतें का लेवल जो होता है, जो जिस लेवल पे वो ख़रीदारी करना चाहते हैं, वो लेवल जब आ जाता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं और सोना खरीद लेते हैं। जो हमने 1-1.5 महीने पहले देखा कि जब 26,000 के आसपास सोना आ गया था तो सबको लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर और सबने बहुत सारी खरीदारी कर ली और इसका इफेक्ट आपको डेटा में दिखाई दे रहा है। मिस्टर सोमासुंदरम, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आरबीआई ने जो हाल में कदम उठाए हैं इंपोर्ट को और मुश्किल करने के, या लोन मिलना मुश्किल हो गया है, वो कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होगा आरबीआई? Well, we understand the rationale behind the steps taken, and we have all been hearing about the current account deficit issue and but we have always maintained that gold is a part of the current account deficit. It's just one part of it, and there are many other factors which affect it. So the current steps are understandable in the short term, but it should not be a long-term solution to this issue, because gold is bought by millions of people. And millions of households put their household savings into this with a very long-term view. Therefore, in the short term, while we understand, it will certainly create some logistical problems. It will push up premiums. But at the end of the day, it is a decision which has been made. बिल्कुल आशीष, इसका असर आप कैसे देखते हैं ट्रेड पे? अगर 100% एक कैश एंड कैरी वाली स्थिति हो जाती है, इंपोर्ट करना है तो कैश दीजिए, उसका असर आपके जैसे प्लेयर्स के ऊपर और पूरी जो चेन है गोल्ड की, उस पर किस तरह पड़ता है? उस पर चेन में ज़रूर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई उतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि पूरा पैसा दे के फिर सोना इंपोर्ट करो, तो जो सप्लाई साइड है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे सोने का जो होल्डिंग्स है इंडिया में, अगर वो मोबिलाइज हो सकता है तो उतना एडिशनल सप्लाई आ सकता है और मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज फ्रॉम अदर सोर्सेज द गोल्ड विल स्टार्ट कमिंग इन। बिल्कुल किशोर, यहाँ पे 2 चीज़ें हम देख रहे थे। अगर आरबीआई के इन स्टेप्स का असर होना है, भारत जैसा इंपॉर्टेंट बायर अगर मार्केट से निकला तो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में सोने में एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए थी, जो नहीं आई है। दूसरी बात ये कि अगर बाजार ये मानता है कि ये कदम सक्सेसफुल होगा तो रुपए में एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए थी। रिकवरी आई ज़रूर ऊपर के लेवल से करीबन 35-40 पैसे के आसपास तक की, लेकिन वो 24 घंटे भी टिक नहीं पाई। तो क्या ये मान लिया गया है कि इन कदमों से कुछ होने वाला नहीं है? 100% कैश भी देना पड़े तो इंडिया के बायर्स और जो पूरा ट्रेड है वो प्रिपेयर्ड है उसके लिए, उतना ही इंपोर्ट होगा? आई थिंक ट्रेड तो अभी इमीडिएटली प्रिपेयर्ड तो नहीं है, जैसा इन्होंने बताया कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक चीज़ तो तय है कि जो लैंडेड प्राइस से जो रिटेल प्राइस के जो बीच में जो डिफरेंस है, जो प्रीमियम्स है, आई थिंक वो लगातार बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं गिरा? आई थिंक ग्लोबली हम लोग ये कई बार ये देख चुके हैं कि इंडियन बाइंग या नॉन बाइंग से ज़्यादा कुछ ग्लोबल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वी हैव बीन
always been Indian price, India has been always a price taker rather than a price maker. जो डिस्पाइट आपने सही बोला है कि हम लोग जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, उसके बावजूद भी हमारे जो फिजिकल और ज्वेलरी डिमांड इसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ डॉलर. सो बिकॉज डॉलर में जो कमजोरी पिछले हफ्ता 10 दिन में जो देखा गया था, उसका रिफ्लेक्शन ग्लोबल प्राइसेस में, गोल्ड का प्राइसेस में दिख रहा है, बट अदरवाइज देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट. बट अगेन सर्टनली ऑन डिमांड साइड, जैसा इन्होंने बताया कि थोड़ा सा ये जो प्राइस गिरावट आया था, जो भी परचेज पोस्टपोन किया हुआ था पहले नवंबर दिसंबर में, जो हाई प्राइसेस चल रहा था, उसके वजह से जो टाला गया था बाद में खरीदेंगे करके, तो वो बायर्स अभी वापस आके बाय करते जा रहे हैं. और जैसा जैसा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा बायर के मन में भी ये शंका पैदा होता जाएगा कि कहीं आगे जाके गोल्ड इंडिया में प्रीमियम बढ़ जाएगा, बिकॉज ये कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं तो गोल्ड मिलेगा नहीं है. काफी रिटेल इन्वेस्टर्स, काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सब का मतलब क्या है. आई थिंक कहीं ना कहीं गोल्ड गवर्नमेंट रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए जितना ज्यादा गोल्ड हो सके उतना ज्यादा बाय कर रहे हैं. शायद कहीं ना कहीं ये मेजर्स काउंटर प्रोडक्टिव भी होते जा रहा है. बिल्कुल, बहुत मुमकिन है. तो मिस्टर सोमसुंदरम, उस लिहाज से फिर अगर आप देखें, पिछले साल करीबन 850 टन और इस बार अब तक हम अगर 550 टन के ऊपर 5 महीने में ही पहुंच गए हैं, तो पिछले साल से ज़्यादा इंपोर्ट इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होगा, ऐसा लगता है आपको? We have given our estimate. Last year it was 864 tons domestic demand, and we said this year it will be between 865 to 965 tons. We believe, looking at all the first half and the estimate for this quarter, which we have said will be 350 to 400 tons in this quarter alone, this quarter 2, that is April to June, we think the annual demand will be higher than last year. It will be at the top end of the range we have given. Around 965 tons is what our estimate is now. These restrictions, of course, will cause a little bit of confusion in the market in the short run. But as I said, this is a demand by millions of people. This is a genuine demand for physical gold. So it will certainly be higher than last year, is our estimate. आपको लगता है कि ये डिमांड जेन्युइन है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्राइवर ये है कि पिछले 10 सालों से आपने कभी भी किसी भी रेट पे सोना खरीदा हो, उसने आपको लगातार मुनाफा ही दिया है और किसी भी दूसरे एसेट से ज्यादा और कंसिस्टेंट मुनाफा लगातार कमा कर दिया है. कहीं भारत के ये सारे कंज्यूमर इस गफलत में तो नहीं है कि आने वाले सालों में भी ऐसा ही होगा और उन्हें लगातार मुनाफा मिलेगा? और क्या ऐसा मानना वाकई ठीक होगा, या एक लंबी तेजी के बाद अब सोना कहीं मुनाफे की जगह घाटा देने वाला सौदा तो साबित नहीं होने वाला है? इस सवाल का जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में. और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको जानकारी दी कि भारत के जो तमाम आम ग्राहक हैं वो ये मान के चल रहे हैं सोना जितना नीचे आए खरीदते रहना चाहिए. अब तक का ट्रेंड यही है और शायद इस साल हम, जबकि दुनिया के बड़े जो कारोबारी हैं, जैसे कि जो बड़े फंड्स हैं जिन्होंने सोने में काफ़ी पैसे लगा रखे थे, वो धीरे धीरे पैसे निकाल रहे हैं और भविष्यवाणियाँ हैं कि सोना काफ़ी ज़्यादा गिरेगा. आम निवेशक या आम खरीदार हमारे देश में सोना खरीद रहा है. ऐसी स्थिति जब किसी भी मार्केट में पैदा होती है कि जो समझदार या जानकार निवेशक है वो निकल रहा है और एक आम निवेशक वहां एंट्री ले रहा है, मिस्टर सोमसुंदरम, कैसे देखेंगे आप इस स्थिति को? और ये गोल्ड प्राइस के लिए क्या इंडिकेशन देता है? किधर जाएंगे सोने के दाम अगले साल 2 साल में? World Gold Council does not comment on price movements. We talk about demand and other issues concerning the industry. इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या आपको लगता है कि आएगी? दुनिया के जो ETFs हैं जिनमें बड़े फंड्स के पैसे लगते हैं, वो उसका डायरेक्शन क्या देखा है आपने और आगे क्या देख रहे हैं? ETF पहले हमको समझना होना चाहिए. It is just 6.5% of the total gold demand. That is all. ETF is a very small portion of the gold demand in the world actually. And India also, it is hardly $2 billion, 11,000 crore का है. So ETF is not a big segment of this whole demand. So while ETFs have pulled out, सेंट्रल बैंक्स हैव बॉट गोल्ड. फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग गोल्ड डिमांड ट्रेंड इशू किया है. सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, दे कंटिन्यू टू बाय गोल्ड, more than 100 tons for 7th consecutive quarter.
And the retail demand is very, very strong in India, China, USA. While ETFs grew, the retail demand in the US for coins grew. And one more thing, when we say investment demand, in India, people buy jewelry also as a part of the household savings going into a long-term investment. They don't look at it purely as a fashion item. So that is also very important for us to know. बिल्कुल किशोर अगर आपसे इस सवाल का जवाब लें, अगर $1950 का जो भाव हमने देखा था दुनिया में, वो उस वक्त आया जबकि ये बात लग रही थी कि शायद यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगी। जैसे ये स्थिति साफ हुई कि यूरोपियन यूनियन तो टिकने वाली है, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गए इस बात को, उसके बाद से गोल्ड ने एक टॉप बना लिया और फिर वो बड़े वक्त तक दायरे में बैठा रहा। क्या अब दुनिया में ये जो डर था और कम नहीं हो गया है? यूरोपियन यूनियन के टूटने का डर, यूरो के खत्म हो जाने का डर, तो ऐसी स्थिति में क्या लगातार सोने से अब पैसा निकलेगा नहीं? बिल्कुल आशीष, आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर 1 साल पहले देखें तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्राइसिस को फाइट कर रहे थे, और अभी जो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान हो, ईसीबी और फेड ग्रोथ को ड्राइव करने का कोशिश कर रहे हैं रादर देन फाइटिंग ए क्राइसिस। तो थोड़ा सा फर्क है कि 2 साल पहले का सिचुएशन क्या है, आज का सिचुएशन क्या है। अगर पॉजिटिवली देखें तो आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स अभी ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा रिकवरी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहे हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यस, वर्स्ट इज बिहाइंड अस एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। बट जैसा आपने बोला है कि जो 2 साल पहले ग्लोबल मार्केट्स में टॉप हो गया, बट आप ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स में देखें तो पिछले साल नवंबर दिसंबर में ही ये टॉप हुआ था बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो हमारे इंडियन मार्केट्स में आई थिंक 15% के आसपास का रुपी का ही डिप्रिसिएशन की वजह से जो प्राइसेस टिका हुआ था। और पिछले 1 महीने में भी देखा तो 6% के करीब रुपी डिप्रिशिएट हो गया और डोमेस्टिक प्राइसेस को एक स्टेबिलिटी लेके आ गया। और जैसा जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसा कहता है कि यस डेफिनेटली हमारे जो बायर्स हैं जो फाइनेंशियल सेविंग्स के नज़र में एक देखता है कि गोल्ड को, और दूसरी तरह की उसका जो ट्रेडिशनल यूटिलिटीज़ जो भी है, आई थिंक इट सॉल्व्स ड्यूअल पर्पसेस इन इंडिया। बट मेरा मानना है कि यस क्वांटिटी टर्म्स में शायद हम लोग पिछले टाइम से थोड़ा सा बढ़ के इंपोर्ट करेंगे, बट आई थिंक ऑन एज फार एज द अमाउंट इज कंसर्न आई थिंक $54 बिलियन का जो पिछले साल हम लोग इंपोर्ट किया, आई थिंक 2013-14 में जो है उसका रेट प्रॉब्ली एटलीस्ट 20-25% कम हो सकता है ओवरऑल बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पाइक, ये जो डिमांड स्पाइक आया है कि जैसा मैंने बताया कि पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड हैज बीन देयर, वो एक्यूमुलेटेड डिमांड हो गया था पिछले 4-5 महीने में। तो वो एक्यूमुलेटेड डिमांड एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा, रेट ये जो अभी रश है गोल्ड बाय करने का, इसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो अभी जिस रफ्तार से हर महीने खरीदारी हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा आगे भी लगातार बने हुए देखें। किशोर, आपने 2 जो बातें कही हैं उनको अगर हम अब जोड़ के देखें, आपने कहा कि भारतीय बाजारों में जो गिरावट खासतौर पे देखने को मिली है उसके पीछे रुपए में आया हुआ डिप्रिसिएशन कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरी बात आप पहले बता रहे थे कि हम प्राइस टेकर हैं, हमारी डिमांड सप्लाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दाम तय होते हैं। तो क्रेडिट स्विस कह रहा है कि कुछ सालों में $1000 का भाव आ जाएगा। नोरियल रूबिनी जिन्होंने भविष्यवाणी की थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, वो भी कह रहे हैं $1000 का भाव आ जाएगा। ऐसी स्थिति में $1000 और फिर अगर आप रुपए का अपना अनुमान उससे जोड़कर देखें, मुझे लगता है करंट प्राइस अगर रुपए का लेके चलेंगे तो सोने का भाव घरेलू बाजार में क्या होना चाहिए, 20,000 से नीचे? आई थिंक $1000 यस एक राउंड फिगर है दो, बट डेफिनेटली मैं ये मार्क नहीं करूंगा $1000 आएगा कि $1200 आएगा, बट डेफिनेटली गोल्ड एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है बिकॉज जैसा ग्लोबल आर्थिक परिस्थिति इंप्रूव होते जाएगा और फेड अगर कहीं ना कहीं टैपरिंग करना शुरू करेगा, वो चाहे 3 महीने में हो या 6 महीने में हो, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कंटेन हो जाएगा। और दूसरी तरह से आपको ईसीबी से और जापानीज बैंक से एक लिक्विडिटी पुश आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो सपोर्ट करेगा। बट मेरे हिसाब से फेड टाइटनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड। जैसा वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता जाएंगे, गोल्ड उसका वैल्यू गिरता जाएगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो मेरे हिसाब से आई थिंक डॉलर रुपी का अगर फ्लैट भी समझ लेते हैं यहाँ का जो करंट लेवल से, और अगर $1000 के आसपास आ जाता है तो आपको यस डेफिनेटली 20,000 के आसपास का लेवल्स या इसका नीचे का लेवल से दिख जाएगा।
बट अगेन अगर डॉलर इतना मजबूत हो जाता है तो प्रॉब्ली रुपये के सामने भी मजबूत हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड अप्रोच ले लें तो प्रॉब्ली 22,000 से 24,000 के बीच में जो है एक स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए इंडियन गोल्ड प्राइसेस में। उससे ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए विजिबल नहीं है। ओके, तो 22 से 24,000 के आसपास का रेंज आप आते हुए देखेंगे। खास बात जो यहाँ पर किशोर ने बताई उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि $1,000 का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी बड़े निवेशक मानकर चल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो साथ में शायद रुपया भी कमज़ोर होगा। तो अगर रुपया मजबूत हुआ या रुपया इन लेवल पर स्टेबल रहा तो आप 20,000 या इससे नीचे के लेवल भी देख सकते हैं। तो ये रिस्क हमेशा आपके साथ में रहेगा। अगर आप आज सोने में निवेश कर रहे हैं, अगर आप इस नज़रिए से ले रहे हैं कि आप अगले 2, 3, 4 सालों में यहाँ से मुनाफा कमाएंगे, हाँ, बहुत लंबा नज़रिया आपका है जैसे कि आशीष बता रहे थे, तो वो बात और है। और कौन से खतरे हैं इस समय सोने पर पैसा लगाने के लिए, कौन से रेड फ्लैग्स हैं, उस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हम देख रहे हैं पिछले 5 महीनों के दौरान देश में रिकॉर्ड गोल्ड की मांग बढ़ी है, बड़ा इंपोर्ट देखने को मिला है। सरकार और आरबीआई पूरी कोशिश करके भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग यानी हम और आप काफी सोना खरीद रहे हैं गिरावट पे। लेकिन क्या ये फैसला सही है? क्या वाकई आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए? ब्रेक पे जाने से पहले किशोर बता रहे थे कि 22 से 24,000 के आसपास के लेवल आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़े खिलाड़ी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो $1,000 का भाव अगर वहां आता है तो यहां पर शायद आप 20,000 के नीचे भी गोल्ड को देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सी चीजें हैं जो गोल्ड को दरअसल ड्राइव कर रही हैं और जिन संकेतों पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए जब आप ये फैसला करें कि आपको सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है, ज्वेलरी के तौर पर खरीदना है या गिफ्ट करना है, तो ये बात और है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना लेने के पहले आपको किन और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किशोर, आपके पास फिर से आएंगे। जो हमने देखा कि जितनी भी लिक्विडिटी सिस्टम में आती थी लगातार QE के जरिए या यूरोप से या कहीं से भी जो पैसे छापे गए, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गोल्ड में और ऑयल में जा रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी में सुधार होने शुरू हुए तो शेयर बाजार की ओर काफ़ी पैसा आया। अब जैसे कि आप सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि धीरे धीरे लिक्विडिटी थोड़ी कम होने वाली है, दुनिया में जो प्रिंटिंग प्रेस करेंसी छाप रहे हैं वो थोड़ी रफ्तार कम कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती आपको कि अब शायद सोने से पैसा निकल के शेयर बाजार की तरफ जाए? क्योंकि मिसाल के तौर पे भारत के ही बाजार आप लीजिए, पिछले 5 सालों में सोना 2-3 गुना हो गया है और शेयर बाजार जहां था वहीं है। एक चीज़ यहाँ पे पहले इससे ये बात करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर सोने में पैसा निकलने का ही ज़रूरत नहीं है अगर सोने का प्राइस गिरने के लिए। यहाँ पे नया पैसा नहीं आता है तो भी सोने का प्राइस अंडर प्रेशर रहेगा, बिकॉज जिस हिसाब से पिछले 4-5 साल में जो प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है गोल्ड माइनिंग में, तो काफ़ी हद तक सप्लाई साइड काफ़ी रिस्पॉन्ड किया है। तो मेरे हिसाब से अगर नया पैसा आके ये गोल्ड को कंज्यूम नहीं करते तो प्रेशर तो रहेगा ये, नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने बताया कि अगर लिक्विडिटी अगर वापस खींच लेता है तो वन इज पैसा कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज लिक्विडिटी अपने आप सेंट्रल बैंक वापस खींच रहे हैं। सो दैट इज द मनी इज एवोपरेटिंग फ्रॉम द सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2, यस, अदर एसेट क्लासेस, नॉट ओनली इक्विटीज बट बिजनेसेस को है ना, काफी बिजनेसेस दे वर सिटिंग ऑन कैश। मतलब अगर यूएस कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स देखेंगे तो दे आर कैश रिच बैलेंस शीट्स हैं। तो काफी हद तक ये कैश वापस कहीं ना कहीं हेज फंड्स में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में चले जाता है, देन इट लीड्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो अगर बिजनेस में रिकवरी आ जाता है तो दे विल डू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स इनटू देयर ओन बिजनेसेस, कैपेसिटी एक्सपेंशन, विच विल क्रिएट जॉब्स, विच विल क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पैसा वापस बिजनेस में डाइवर्ट होगा, मे बी इक्विटी मार्केट्स और द बिजनेसेस एज सच कॉर्पोरेट्स। बिल्कुल। एंड नंबर 3, इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इज सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अब गोल्ड में। जैसा आप इंटरेस्ट रेट्स करीब 0 के पास रखा तो गोल्ड में ये जो मजबूती देखने के लिए मिला। जैसा जैसा यूएस का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता जाएंगे गोल्ड के ऊपर काफी असर रहेगा उसका। बिल्कुल। और यहाँ पे लोगों ने लिया क्यों गोल्ड? क्योंकि एक बड़ा कहा जाता है, एक बड़ी वजह होती है महंगाई से बचने के लिए, इन्फ्लेशन हेज जैसे कि हम इसको कहते हैं। इन्फ्लेशन चूंकि अब काबू में आ रही है मिस्टर सोमसुंदरन, तो आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट इसकी वजह से भी अब कम हो जाना चाहिए गोल्ड पे, और दाम गिरने वाले हैं वो खतरा तो खैर सामने है ही जैसे कि हम बता रहे हैं।
see, people will continue to invest in gold in all forms, jewelry, coins, bars, etc. Because while even when the prices were going up, the demand was increasing significantly. And as income levels go up, as the economy does well, then more people will have cash, the income levels will go up, and that portion of the savings also will flow into gold. We have to understand the association of household savings with gold here in India. It is not directly price driven. It is to do with the fact that a certain amount of gold must be held in the household. That's a very, very important thing. So while inflation comes down, yes, immediately there will be it is good for all of us, it's good for the country, but that also means that economic growth will be better, and economic growth will also fuel gold demand, because people always invest a part of their savings into gold. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो आए हैं, आपको लगता है मिस्टर सोमसुंदरम कि लोग गोल्ड की जगह वो खरीदेंगे? Well, see, we have to understand who buys gold, and you know, how they buy gold and how they will be able to invest in these bonds. These bonds are extremely good instruments, but how far they will go to you know, make the marginal investor in gold move away is something which we have to see. But as I said, even with inflation bonds, I think the attraction of gold will always remain for a household. It's very, very important, because there is, as you rightly said, there is a cultural connection, there is an economic connection. So different reasons become important to buy gold at different points of time. Correct. We have to know, and as more and more people get more jobs, the first one will be to buy a little bit of gold. We also know, we have got reports, financial inclusion is very poor. Gold is a form of financial inclusion. मिस्टर सोमसुंदरम, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चुका है इस पूरी चर्चा का। आप सभी से लेना चाहेंगे इजाजत। हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं साफ तौर पे वो ये कि एक आम भारतीय जब भी उसके हाथ में पैसा होगा तो उसका कुछ हिस्सा सोना खरीदने के लिए लगाएगा ही। और आशीष, इस बारे में बिल्कुल साफ है कि आप 1000 रुपये दाम गिरते देखेंगे तो नए ग्राहक तुरंत बाजार में आ जाते हैं। लेकिन साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो शायद सोना उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया है। 22 से 24 हज़ार का दायरा तो आराम से देखने को मिलेगा और कोई सरप्राइज नहीं। अगर रुपया थोड़ा मजबूत हो गया तो हो सकता है कि आप 20,000 से नीचे के भाव भी देखें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सोना खरीदें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।